गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। लास्ट क्लास में हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से चैप्टर 4 का रिवीजन कर रहे थे। प्लेस ऑफ सप्लाई हम पढ़ रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर आप कोई सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विस तो उसे इंटर स्टेट माना जाएगा या इंट्रा स्टेट माना जाएगा। ये देखने के लिए आप प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने पेज नंबर 4.35 तक पढ़ लिया था लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। अगर मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इन्हें कैसे पता चलता है कि बिल बनाते टाइम CGST लगाना है या IGST लगाना है। तो टैक्स वालों ने बोला कि अगर व्हेन सच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर ये इवेंट ऑर्गेनाइजर किसी ऐसे बंदे को दे रहे हैं जिसके पास खुद GST नंबर है, वो GST में रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी। ठीक है, जैसे आप इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, आपका ऑफिस दिल्ली में है, आपने दिल्ली में GST नंबर ले रखा है और रिलायंस कंपनी मुंबई की जो रजिस्टर्ड रिलायंस कंपनी वो आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाती है कि आपको मुंबई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो रजिस्टर्ड पर्सन को आप सर्विस दे रहे हैं तो मुंबई माना जाएगा वो प्लेस, और आप कहाँ के रजिस्टर्ड दिल्ली के, तो आप क्या लगाएंगे बिल में, IGST चार्ज करेंगे। सपोज when it is provided to unregistered person, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं जिसके पास GST नंबर नहीं है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली है। तो जहाँ पे इवेंट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल बनाना है। एंड इफ द इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, ये बार बार आ रही है लाइन, अगर इंडिया से बाहर कोई इवेंट हो रहा है तो रिसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी, रिसीवर कहाँ का है। अगर रिसीवर इंडिया का है, जो आपसे सर्विस दे रहा है वो इंडिया का है, तो माना जाएगा इंडिया में ही सर्विस दी है आपने, भले वो इवेंट इंडिया से बाहर हुआ है, तो रिसीवर के अकॉर्डिंग आपको GST चार्ज करना है। क्लियर? नेक्स्ट, इवेंट हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है, आपने उसको बोला कि हमारी 3 स्टेट्स में कंपनियां हैं, एक तो गुजरात में हमारी कंपनी है, एक दिल्ली में हमारी कंपनी है और एक बिहार में हमारी कंपनी है। 3 स्टेट्स में या 3 यूनियन टेरिटरी में हम मान सकते हैं आपकी कंपनियां हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर दिल्ली का है, तो आपने बोला कि आपको तीनों स्टेट्स में हर दिन एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो कैसे पता चलेगा कि CGST लगाना है, IGST लगाना है, और वैल्यू कैसे डिसाइड होगी? ठीक है, वैल्यू जैसे मान लीजिए इवेंट ऑर्गेनाइजर को 3 स्टेट्स में इवेंट कराने के लिए आप उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो जब एग्रीमेंट करेंगे आप उसके साथ, तो आप डिसाइड करेंगे कि भाई गुजरात के लिए 2 लाख रुपए देंगे हम आपको, दिल्ली में इवेंट करने के लिए 5 लाख रुपए देंगे और बाकी बिहार में इवेंट करने के लिए 3 लाख रुपए देंगे। आप एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करेंगे कि किस स्टेट के लिए आप कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं, कितने रुपए दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप दिल्ली की रजिस्टर्ड कंपनी है, आपको उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गुजरात में, दिल्ली में और बिहार में काम करना है, तो गुजरात में सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ IGST लगाएंगे इस पर, ये दिल्ली में ही दे रहे हैं इवेंट तो यहाँ CGST या SGST लगेगा, और ये बिहार में दे रहे हैं तो यहाँ IGST लगेगा। यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है। मगर मान लीजिए सर ये सेग्रीगेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कंसोलिडेटेड अमाउंट लिखा हुआ है बस कि 10 लाख रुपये दिए जाएंगे तीनों इवेंट में, तीनों स्टेट में काम करने के लिए। तो कैसे डिसाइड होगा, तो इसे समझते हैं फटाफट, पहले तो रिवाइज कर लेते हैं। इवेंट हेल्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस इज डीम्ड टू बी इन ईच रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी। माना जाएगा आपने हर स्टेट में सप्लाई किया है, क्योंकि एग्रीमेंट 3 स्टेट्स के लिए यूनियन टेरिटरी के लिए हुआ है। इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू फॉर सर्विस, प्रपोर्शनेट लिया जाएगा, 10 लाख को प्रपोर्शनेट यानी बांट दिया जाएगा तीनों स्टेट्स में, डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। द अबव प्रोविजन एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, अगर वो अनरजिस्टर्ड है। एंड एज फॉर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, हमेशा लोकेशन देखी जाएगी रजिस्टर्ड पर्सन। अगर रजिस्टर्ड है सामने वाला तब तो उसकी लोकेशन ही देखी जाएगी, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात की जा रही है। इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लाई एंड रिसिपिएंट, मान लीजिए एग्रीमेंट में तो मेंशन नहीं है कि गुजरात के लिए कितने रुपए मिलेंगे, बिहार के लिए कितने रुपए मिलेंगे, दिल्ली के लिए कितने रुपए मिलेंगे। द प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सर्विस मेड इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द इवेंट इज कंप्यूटेड अकॉर्डिंग विद द IGST रूल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर GST वालों ने बोला कि जो जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा? ईजी है, जैसे 2 दिन इवेंट दिल्ली में होगा, 3 दिन इवेंट गुजरात में होगा, 5 दिन बिहार में होगा, तो वो इन डेज़ का रेशो ले लेंगे, उस डेज़ के रेशो में 10 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करके बांट दिया जाएगा, जिसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं, जो एक कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर, सेक्शन 12 सबसेक्शन ए। ट्रांसपोर्ट तो आप समझते ही हैं, आप सामान भिजवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह कोरियर के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, तो GST वालों ने बोला कि जहाँ पे हैंडओवर करेंगे आप सामान, जहाँ पे डिलीवरी देंगे माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग लोकेशन देखी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग GST चार्ज किया जाएगा।
प्रोवाइडेड टू आर रजिस्टर्ड पर्सन द लोकेशन सच पर्सन। तो खैर हर जगह आ रहा है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी, पर अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जहाँ पे आप गुड्स हैंड ओवर करेंगे वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग वो GST चार्ज करेगा। जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको दिल्ली से जयपुर कोई सामान भिजवाना है, तो आप कोरियर कंपनी के पास गए, आपने उसे पार्सल दिया कि ये पार्सल जयपुर भिजवाना है, तो वो यही मानेगा आप दिल्ली के हैं क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं, और वो भी कोरियर कंपनी भी दिल्ली की है, तो क्या लगाएगी, CGST और SGST चार्ज करेगी। इफ़ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं गुड्स को, तो डेस्टिनेशन सच गुड्स इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुड्स कहाँ जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट है और आप पढ़ चुके हैं एक्सपोर्ट पे किसी तरह का GST चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्शन 12 सबसेक्शन 9। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट समझ रही हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सुविधा दी जा रही है। आप बस से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो कैसे लगेगा, तो अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस दी जा रही है तो जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, इम्बार्क मतलब चढ़ेंगे उस कन्वेंस में, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ फ्लाइट लेके, तो मैं फ़्लाइट कहाँ से लूँगा, दिल्ली से, दिल्ली में चढ़ूँगा, तो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली, कि उस एयरलाइंस कंपनी ने आपको दिल्ली में ही सर्विस दी है, तो जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करेंगे, एम्बार्क करेंगे, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कई बार आपको फ्यूचर पर्पज़ के लिए पास दे दिए जाते हैं, जैसे आपको कोई क्विज़ वगैरह हो रहा था, कुछ भी मान लीजिए, आपको 5 टिकट आप विन करते हैं उस एयरलाइंस कंपनी के, आपको 5 टिकट फ्री में मिलेंगे उस एयरलाइंस कंपनी से। मान लीजिए स्टार एयरलाइंस कंपनी ले लीजिए या इंडिगो ले लीजिए, 5 टिकट पास मिल गए आपको, 5 पास, आप उस 5 पास से या टिकट से आप 5 बार फ्री में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, पास दे देते हैं, या परचेज़ कर सकते हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए कोई पास जो बाद में यूज़ किए जाएंगे। तो क्वेश्चन उठता है, जर्नी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई ना सर, जर्नी तो बाद में पता चलेगा वो पैसेंजर कहाँ से ट्रैवल करेगा, क्योंकि 5 बार उसे कंपनी ने फ्री में पास इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। तो फिर टैक्स वालों ने बोला कि जब आप किसी को पास देते हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए, तो आपके पास ऑब्वियसली उस पर्सन का एड्रेस होता है, आपको पता होता है आप किस पर्सन को पास दे रहे हैं। इफ़ द एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल, अगर आपके पास एड्रेस उस बंदे का जिसको आपने पास दिए हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए, तो उस रिकॉर्ड में आपके पास एड्रेस है, तो उस पर अनरजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी। यानी मान लीजिए वो एयरलाइंस कंपनी दिल्ली की रजिस्टर्ड है और जिसे पास दे रही है वो बिहार का रहने वाला है, तो माना जाएगा इंटर स्टेट है और यहाँ पे वो IGST चार्ज करेगी, ठीक है, अगर एड्रेस अवेलेबल है आपके पास तो। और इन अदर केस लोकेशन ऑफ द सप्लायर सर्विस, अगर एड्रेस नहीं है तो जहाँ पे आप लोकेशन है, जहाँ पे आपने दी है पास, वहीं दिया जाएगा। दिल्ली है, दिल्ली में ही दे रहे हैं, तो CGST और SGST चार्ज किया जाएगा। रिटर्न जर्नी इज ट्रीटेड सेपरेट जर्नी, मान लीजिए मैं मुंबई से जयपुर जा रहा हूँ और फिर जयपुर से वापस मुंबई आऊँगा, तो मुंबई से जयपुर को सेपरेट जर्नी ट्रीट किया जाएगा और जयपुर से मुंबई को सेपरेट जर्नी ट्रीट किया जाएगा। इवन इफ द टिकट फॉर ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी आर इशूड एट द सेम टाइम, भले मैंने आने जाने का टिकट एक साथ बुक कराया हो, ठीक है, आने जाने जाते टाइम जब मैं मुंबई से जयपुर जाऊँगा तो माना जाएगा मैंने मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा, अभी आपको पढ़ाया, जहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और जब मैं जयपुर से मुंबई आऊँगा तो माना जाएगा जयपुर है प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मैं जयपुर से मुंबई की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड अ कन्वेंस सेक्शन 12 सबसेक्शन 10। ये ऑन बोर्ड मतलब फ्लाइट में, आपको शिप में या किसी बस में ऑन बोर्ड फैसिलिटी भी दी जा सकती हैं, जैसे मूवी ऑन डिमांड की फैसिलिटी होती है। आपको कि आप अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो एयरलाइंस कंपनी में आप अपनी सीट के सामने मूवी देख सकते हैं, टीवी होता है, स्क्रीन लगी होती है, तो बहुत सी सर्विसेज ऑन बोर्ड दी जाती हैं, उसी बोर्ड मतलब कन्वेंस में दी जाती हैं। तो फिर GST वालों ने बोला कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं चेन्नई, तो दिल्ली से चेन्नई जाने में सपोज़ 4 आवर का आपका जर्नी है, 4 घंटे लगेंगे फ़्लाइट को दिल्ली से चेन्नई पहुंचने में, मान लेते हैं। अब आपने मूवी ऑन डिमांड की फैसिलिटी ली, मान लीजिए जब प्लेन ऊपर से गुजर रहा था, मान लेते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक के ऊपर से जब प्लेन गुजर रहा था तब आपने कहा मैं तो मूवी देखना चाहता हूँ, आपने फैसिलिटी ली, तो क्वेश्चन उठता है क्या कर्नाटक माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं। GST वालों ने बोला कि अगर ऑन बोर्ड आपको फैसिलिटी दी जाती है किसी वैसल पे, किसी शिप पे, एयरक्राफ्ट पे, बस में, तो जहाँ पे आपने पहला जो आपने शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर था, जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी आपने? दिल्ली से, तो माना जाएगा आपने दिल्ली में ही मूवी ऑन डिमांड की फैसिलिटी ली है। तो लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ से आपने पहली बार जर्नी स्टार्ट की, ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। कन्वेंस में वैसल भी आ जाएगा जो पानी में चलता है, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल, कोई भी बस वगैरह इसमें आ जाएगी।
टेलीकम्युनिकेशन सर्विस तो आप समझते ही हैं, एयरटेल वगैरह की बात की जा रही है, जो ब्रॉडबैंड जियो की बात की जा रही है, ये लोग सर्विसेज देते हैं। तो फटाफट शॉर्ट में पढ़ लेते हैं रिवीजन के केस में। अगर कोई फिक्स लाइन बिछा के बाय, ठीक है, फिक्स लाइन बिछाई जाती है, आपके घर तक नेट पहुंचाना है, टेलीफोन लगाना है, तो कोई लीज सर्किट बिछाया जा रहा है, कोई इंटरनेट लीज सर्किट है, केबल लगाई जा रही है, तो आपके पास ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई वही माना जाएगा जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट और केबल कनेक्शन डिश एंटीना इज इंस्टॉल, जहाँ पे आप लगा रहे हैं टेलीफोन, वही जगह प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन है, इंटरनेट सर्विस है, पोस्ट पेड तो समझते हैं आप, पहले सर्विस लेते हैं, बिल आता है हर महीने कंपनी से, तो पोस्ट पेड में तो कंपनी के पास एड्रेस होता है, आपका बिलिंग एड्रेस होता है जहाँ पे बिल करती है, तो जहाँ पे रिकॉर्ड में अगर एड्रेस अवेलेबल है रिसिपिएंट का तो एड्रेस देखा जाएगा, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो जहाँ पे सप्लायर की लोकेशन है, जो जियो कंपनी की लोकेशन है, वही देखते हुए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब अगर प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन है, प्रीपेड में तो पहले पेमेंट करना होता है, कोई वाउचर, रिचार्ज कूपन वगैरह है, ठीक है, या कोई सेलिंग एजेंट के थ्रू रीसेलर कर रहे हैं। सेलिंग एजेंट समझते हैं, आपको कोई वाउचर खरीदना है, रिचार्ज कराना है, तो आप शॉप पे भी जा सकते हो उन एजेंट की, डिस्ट्रीब्यूटर की, वहाँ जाके तो उन एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट का एड्रेस, रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस देखा जाएगा जहाँ से वो प्रीपेड वाउचर सेल कर रहे हैं, जहाँ से वो एजेंट प्रीपेड वाउचर सेल कर रहा है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आप फाइनल का सब्सक्राइबर को दे रहे हैं, ठीक है, फाइनल सब्सक्राइबर सीधे वाउचर किसको बेच रही है कंपनी, कस्टमर को बेच रही है। लोकेशन वेयर सच प्रीपेड वाउचर रिसीव और सच वाउचर आर सोल्ड, आपने देखा होगा एयरटेल के, जियो के एक्सक्लूसिव शोरूम होते हैं, वहाँ जाके भी आप प्रीपेड वाउचर खरीद सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं अपने फ़ोन का, तो जहाँ पे माना जाएगा वो जहाँ पे बेच रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कोई भी प्रीपेड सर्विस दे रही है कंपनी, आपको इंटरनेट की सर्विस दे रही है, बैंकिंग अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस, जब आप ऑनलाइन कोई सर्विसेज लेते हैं कंपनी से तो एड्रेस तो पता ही रहता है, उनको पता रहता है आप कहाँ से सर्विस ले रहे हैं, तो रेसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी। अदर केसेस में द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर, अगर रिकॉर्ड में एड्रेस अवेलेबल है तो रेसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी, अगर रिकॉर्ड में एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन देखी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई लीज सर्किट है, इंस्टॉल हो रहा है मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, मतलब कोई लीज सर्किट है जिसके थ्रू ऑनलाइन बिछाई जा रही है इंटरनेट के थ्रू, जिसके थ्रू इंटरनेट सप्लाई किया जाता है, लीज सर्किट बिछाया जा रहा है, एक से ज़्यादा स्टेट्स में बिछाया जा रहा है। The number of point of lease circuit determine the following manner. In case of lease circuit is between 2 point of place, the starting point of place of the circuit and the end point of place of circuit will invariably constitute 2 point. मतलब आप एक लाइन बिछा रहे नेट के थ्रू, आप जयपुर से दिल्ली एक लीज सर्किट क्रिएट करें जिसके थ्रू आप नेट सर्विसेज देंगे, तो एक तो जयपुर हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और एक दिल्ली हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो दो स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आप जयपुर वाले के लिए कितने रुपए चार्ज करेगी वो नेट कंपनी आपसे, और दिल्ली वाले के लिए कितने रुपए चार्ज करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग GST चार्ज किया जाएगा। और हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेट भी कवर हो जाए, ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा ही। ट्रिनिटी लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ लीज सर्किट होता है जिसके थ्रू नेट सप्लाई किया जाता है बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई ऑफिस ऑफ द इंटीरिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी दिल्ली और मुंबई के बीच में लीज सर्किट बिछा रही है आपकी कंपनी ट्रिनिटी कंपनी। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज दिल्ली, स्टार्टिंग तो दिल्ली से हो रही है, एंड द एंड पॉइंट ऑफ सर्किट इज इन मुंबई, और मुंबई में इंस्टॉल होगा दिल्ली से शुरू होकर। हैंस वन पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इन दिल्ली एंड अनदर इन महाराष्ट्र, एक पॉइंट दिल्ली में होगा, एक पॉइंट महाराष्ट्र में होगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस सर्विस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एक तो दिल्ली हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि वहाँ पे भी आप लगा रहे हैं लीज सर्किट, और एक हो गया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दो जगह काम कर रही है आपकी कंपनी। द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड इन द रेशो 1:1, जो भी पैसे मिलेंगे उसे 1:1, जैसे 10 लाख रुपए देगी वो सामने वाली कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, इंटीरिया के लिए, तो 10 लाख में मारा जाएगा। 5 लाख रुपए की सर्विस दिल्ली में दी गई है, 5 लाख रुपए की सर्विस महाराष्ट्र में दी गई है, ठीक है। और मान लीजिए अब दिल्ली की रजिस्टर्ड कंपनी है तो दिल्ली में जो सर्विस दे रहे हैं 5 लाख, उस पर तो CGST और SGST लगेगा, और जो मुंबई में दे रहे हैं उसे इंटर स्टेट माना जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और वहाँ पे IGST चार्ज होगा, इन द रेशो 1:1 में लिया जाएगा। और एक से ज़्यादा स्टेट होंगे तो वो उन सभी स्टेट्स का रेशो लिया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज सेक्शन 12 सबसेक्शन में बैंक की बात की जा रही है। कोई स्टॉक ब्रोकर है, आप शेयर खरीदने बेचने में मदद करते हैं, तो बैंक के पास तो जनरली एड्रेस होता ही है अगर आप कोई सर्विसेज लेते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड स्टॉक ब्रोकिंग, जो शेयर वगैरह खरीदते हैं, सर्विस टू एनी पर्सन, द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आपके पास एड्रेस होगा, रिकॉर्ड बैंक के पास आपका एड्रेस होता है जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो अगर एड्रेस अवेलेबल है उस बंदे का तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन देखी जाएगी।
इंश्योरेंस सर्विस, अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो ऑब्वियसली एड्रेस तो अवेलेबल होता ही है, तो लोकेशन देखी जाएगी ऑफ रिसिपिएंट की व्हेन प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तब तो उसकी लोकेशन देखी जाएगी। इफ सच सर्विस आर प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, क्योंकि रिकॉर्ड में एड्रेस होता है। जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, बिना एड्रेस दिए कैसे मिलेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ऑन रिकॉर्ड आपके पास जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो बहुत सारे विज्ञापन आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, होर्डिंग्स भी लगेंगे, टीवी पे भी आते हैं। तो आपकी कंपनी है जो गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया होगा, जो भी पैसा देगी गवर्नमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट। गवर्नमेंट की कई बार स्कीम्स होती हैं, जैसे स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ योजना है, तो गवर्नमेंट विज्ञापन देती है, लोगों को जागरूक करती है, और आप गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट के विज्ञापन कर रहे हैं और इसके बदले पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो जीएसटी तो लगेगा। पर कैसे डिसाइड होगा? सर हर स्टेट में हो रहा है विज्ञापन, तो एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि हर स्टेट के लिए कितने रुपये मिलेंगे, गुजरात के लिए इतने मिलेंगे, राजस्थान के लिए इतने मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को दे रहे हैं, किसी लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, मीन फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और लिखा हुआ है कौन सी स्टेट को दे, आइडेंटिफाई है, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको लमसम दे दिया 10 करोड़ की किसी भी स्टेट में सर्विस दे देना, ऐसा नहीं है। स्टेट वाइज एग्रीमेंट हो रहा है कि किस स्टेट के लिए कितनी सर्विस देनी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ईच ऑफ सच स्टेट, हर स्टेट को देखा जाएगा। यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्ट, रन और प्ले और डिसमिनेटेड, जहाँ पे भी वो डिसमिनेटेड किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हुए जीएसटी यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑल एडिशन ऑफ अ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आर पब्लिश इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो जिस भी स्टेट में विज्ञापन पब्लिश हुआ उसके अकॉर्डिंग पैसे होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी दिल्ली की रजिस्टर्ड है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एग्रीमेंट दिया कि 3 स्टेट में हमें अपनी योजनाओं के बारे में बताना है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला 3 स्टेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया आपको, दिल्ली की रजिस्टर्ड कंपनी है आप, ठीक है, तो आप एडवर्टाइजमेंट कहाँ देंगे? तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरला में। तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। हर स्टेट में सेपरेट जो आप सर्विस दे रहे हैं, तो दिल्ली की कंपनी है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरला में सर्विस दे रही है, तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट थ्रू प्रिंटेड मटेरियल, आप कैसे प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू दे रहे हैं, जैसे कैलेंडर, टी शर्ट वगैरह, अमाउंट पेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक नंबर ऑफ मटेरियल इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो गवर्नमेंट ने बताया कि भैया ये 100 टी शर्ट आपको बांटनी है, हमारे विज्ञापन का नाम लिखा होगा टी शर्ट पे, 10 टी शर्ट राजस्थान में बांटनी है, 50 टी शर्ट मध्य प्रदेश में, 50 और 40 टी शर्ट गुजरात में, तो हर स्टेट में आप सर्विस दे रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो ये सेपरेटली कंसिडर किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इन होर्डिंग अदर देन ट्रेन की बात नहीं हो रही, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स लगाए जाते हैं विज्ञापन दीवारों पे, ठीक है, बोर्ड्स पे, तो ये भी हर स्टेट में देखा जाएगा किस स्टेट में आप कितने लगा रहे हैं और गवर्नमेंट से कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट आपसे पैसे, उसके अकॉर्डिंग आप जीएसटी चार्ज करेंगे बिल बनाते टाइम। मतलब ये पूरे पॉइंट्स पे सब जगह ये लिखा हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, तो जिस स्टेट के लिए आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोपोर्शनेट करके आपसे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी। इंटर स्टेट तो समझते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड्स और सर्विसेज को दे रहे हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर है, देने वाले की लोकेशन, सेलर की लोकेशन और लेने वाले प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे वो दे रहा है 2 डिफरेंट स्टेट में, तो भी इंटर स्टेट माना जाएगा। 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, यानी चंडीगढ़ से लक्षद्वीप जा रहा है 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, तभी वो इंटर स्टेट माना जाएगा। एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब मान लीजिए हरियाणा से कोई सामान चंडीगढ़ जा रहा है, तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा स्टेट है, तो भी ये इंटर स्टेट माना जाएगा। सप्लाई इंटर स्टेट कोर्स, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात की जा रही है। लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर की लोकेशन है और प्लेस ऑफ सप्लाई है, 2 डिफरेंट स्टेट में, वही 2 डिफरेंट स्टेट हैं या 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी है और एक स्टेट है यूनियन टेरिटरी है, तो भी इसे इंटर स्टेट, यानी 2 डिफरेंट स्टेट में, यानी देने वाला दूसरी जगह रहता है, लेने वाला दूसरी जगह रहता है, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है, एक स्टेट में यूनियन टेरिटरी में है, तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा।
इंटर स्टेट मतलब ये तो बहुत ईजी है, आप सेम स्टेट में सामान बेच रहे हैं, सेक्शन सेम स्टेट में सामान बेच रहे हैं, सेक्शन 8 यानी राजस्थान का आदमी राजस्थान में ही बेच रहा है, एक ही यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं, तो आप CGST SGST चार्ज करेंगे इंटर स्टेट पर। लोकेशन ऑफ द सप्लायर, देने वाला और प्लेस ऑफ सप्लायर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो इसे इंटर स्टेट सेल माना जाता है। डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन आप कई बार पढ़ चुके हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन आप पढ़ चुके थे कि अगर एक ही बंदा दूसरे स्टेट में जाके कोई ब्रांच खोलता है और जब दूसरे स्टेट में जाएंगे या यूनियन टेरिटरी में जाएंगे तो GST में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। आपको हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में डिफरेंट GST नंबर लेना होगा। तो भले ही आपकी ब्रांच आपने दिल्ली में है और एक है आपकी लखनऊ में UP में, तो इन्हें सेपरेट ट्रीट किया जाएगा और जब आप सामान इसे भेजेंगे तो भी GST चार्ज किया जाएगा। आप चाहें तो सेम स्टेट में चॉइस दी है GST वालों ने, सेम स्टेट में आप एक ही GST नंबर से काम कर सकते हैं या डिफरेंट GST नंबर भी ले सकते हैं हर ब्रांच और अपने ऑफिसेस के लिए, ठीक है। सेक्शन 9 है सप्लाइंग टेरिटोरियल वाटर। पानी में अगर आप सर्विसेज देते हैं, हमने पढ़ा था इंडिया की डेफिनेशन, टेरिटोरियल वाटर को इंडिया की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो क्वेश्चन होता है मैं पानी में कोई सर्विस दे रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा वहाँ GST कौन से स्टेट लेगा। जैसे मान लीजिए आप गोवा है, यहाँ पर ये कर्नाटक है, ये केरला है, ठीक है। अब आप पानी में कोई सर्विस दे रहे हैं तो GST में बोला जो सबसे नियरेस्ट कोस्टल स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगी माना जाएगा आपने वहीं सर्विस दी है, ठीक है। मान लीजिए आप गोवा के रहने वाले हैं पर आपने गोवा से थोड़ा आके जाके सर्विस दी पानी में और ये कर्नाटक के ज़्यादा नियर बाय है एज़ कम्पेयर टू गोवा, तो माना जाएगा आपने कर्नाटक में ही सर्विस दी। उस कोस्टल स्टेट के पास जो सबसे नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा माना जाएगा आपने वहीं सर्विस दी है। तो आप गोवा के रहने वाले हैं, सर्विस दे रहे हैं कर्नाटक में, तो क्या लगेगा यहाँ पर IGST चार्ज होगा। सिंपल, यानी अगर आप टेरिटोरियल वाटर में जाके कोई सर्विस देते हैं तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट या कोस्टल यूनियन टेरिटरी, हो सकता है आप लक्षद्वीप के पास जाके दे रहे हो तो वो माना जाएगा यूनियन टेरिटरी में आपने सर्विस दी है, ठीक है। तो जो कोस्टल स्टेट और कोस्टल यूनियन टेरिटरी है जो नियर बाय है वहीं पे माना जाएगा आपने सर्विस दी है। सेक्शन 9 और एक से ज़्यादा है तो प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। सेक्शन 9 ऑफ IGST प्रोवाइडेड वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर में आप दे रहे हैं, इट शैल बी डीम दैट लोकेशन ऑफ सच सप्लाई इज इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन, जिस भी स्टेट के यूनियन टेरिटरी के आप सबसे पास में है वही माना जाएगा कि आपने वहीं सर्विस दी है। सिमिलरली इन केस वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टेरिटोरियल वाटर द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू बी द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। ये चैप्टर खत्म होता है, फटाफट अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। टेस्ट योर नॉलेज। इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, इंडिया में ही बेच, डोमेस्टिक सप्लाई मतलब आप इंडिया में ही सप्लाई करें। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड, आपने पढ़ा था अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सेक्शन 10 में आपने पढ़ा था अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है गुड्स की वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। यानी दिल्ली से अगर कोई सामान चेन्नई जा रहा है तो चेन्नई माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और फिर यहाँ पे ऑब्वियसली IGST चार्ज होगा क्योंकि चेन्नई दूसरे स्टेट में है, दिल्ली दूसरे स्टेट है। फटाफट पढ़ देता हूँ। As per section 10 subsection 1 clause A, the place of supply of goods is the location of the goods at the time at which the movement of goods terminate for delivery to the recipient। जब उन गुड्स का मूवमेंट खत्म हो जाएगा, मूवमेंट खत्म कहाँ होगा, चेन्नई में, आप चेन्नई में डिलीवरी दे रहे हैं तो यही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट, what will be the place of supply if goods are delivered by supplier to another person on the direction of third person। इसे बिल्ड टू शिप मॉडल भी बोलते हैं, आपने पढ़ा था बिल्ड टू शिप मॉडल। जब किसी थर्ड पर्सन के कहने पर अगर आप सामान की डिलीवरी देते हैं किसी और पर्सन को तो इस सिचुएशन को GST में बिल्ड टू शिप मॉडल बोलते हैं। और आपने पढ़ा था थर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाती है, थर्ड पर्सन अगर सेम स्टेट में रहता है सप्लायर के तब तो वो CGST SGST लगाएगा। गुड्स कहाँ डिलीवर हो रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा थर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी। अगर थर्ड पर्सन के कहने पर आप किसी को गुड्स की डिलीवरी देते हैं तो गुड्स की डिलीवरी किसे दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कहाँ दे रहे हैं, थर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी। अगर थर्ड पर्सन आपके ही स्टेट में रहता है तब तो CGST और SGST लगाएंगे और थर्ड पर्सन अगर दूसरे स्टेट में रहता है तो यहाँ पर IGST चार्ज करेंगे। इसे बिल्ड टू शिप मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड। अभी पढ़ाया था आपको ऑन बोर्ड ऑफ अ कन्वेंस सच ए वैसल, पानी में एयरक्राफ्ट, ट्रेन और मोटर व्हीकल। अभी पढ़ाया था आपको जब आप किसी वैसल में, शिप में, एयरक्राफ्ट, ट्रेन या मोटर व्हीकल में जाते तो उन ऑन बोर्ड मतलब उसके अंदर आपको बहुत सी फैसिलिटी दी जा सकती है, आपको खाने की फैसिलिटी दी जा सकती है, आपको मूवी ऑन डिमांड, बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो क्वेश्चन होता है उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। तो आपने पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, पढ़ाया था कि जहाँ पे पहली बार आप यात्रा शुरू करेंगे
वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आप दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं तो दिल्ली माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑन बोर्ड भले आपने वो सर्विस चेन्नई में ली हो उस पर, या बीच में स्टेट जो पढ़ते हैं एमपी वगैरह में ली हो, पर आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ऑन बोर्ड फैसिलिटीज़ के लिए। पढ़ देता हूँ फटाफट, ठीक है। As per section 10 subsection 1 goods clause E, in respect of goods the place of supply is the location at which goods are taken on board। जब वो goods taken on board होंगे, जहाँ से चढ़ाए जाएंगे वो गुड, दिल्ली से शुरू हो रहे हैं तो दिल्ली में बोर्ड पे चढ़ाए जा रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली माना जाएगा। अगर मान लीजिए वो फ्लाइट दिल्ली से चेन्नई जा रही है और पहले वो हैदराबाद रुकती है और हैदराबाद में कोई गुड्स ऑन बोर्ड चढ़ाए जाते हैं तो माना जाएगा उन गुड्स ऑन बोर्ड हैदराबाद है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। The place of supply in relation to immovable property situated in India, भारत में immovable property situated है, is the location of immovable property। Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple states। आपने पढ़ा था immovable property से संबंधित अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस देते हैं, कोई इंटीरियर सर्विसेज देते हैं, कोई सर्वेयर की सर्विसेज देते हैं, तो जहाँ वो immovable property situated है वही देखा जाएगा लोकेशन। और अगर वो एक से ज़्यादा स्टेट में सिचुएटेड है तो मल्टीपल लोकेशंस के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और एग्रीमेंट में आपने लिखा होगा कि इस स्टेट के लिए इतने रुपये मिलेंगे, इस स्टेट के लिए इतने रुपये मिलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पैसे चार्ज किए जाएंगे। बिल ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा जहाँ पे immovable प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। पढ़ देता हूँ। वेयर द immovable प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, अगर एक से ज़्यादा स्टेट में immovable प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, द सप्लाई ऑफ सर्विस स्टेटेड है मेड इन ईच स्टेट, माना जाएगा आपने हर स्टेट में सर्विस दी इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू फॉर सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइन। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए गुजरात के लिए मिलेंगे, 5 लाख रुपए राजस्थान के लिए मिलेंगे, 5 लाख महाराष्ट्र के लिए मिलेंगे, तो सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हर स्टेट के लिए लिखा जाएगा। और अगर सेपरेटली नहीं लिखा हुआ है तो उस प्रॉपर्टी का जो एरिया है, जितनी एरिया के अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर्टी का एरिया के रेशियो में उस वैल्यू को बांटा जाएगा। अगर कंसोलिडेटेड वैल्यू आप चार्ज कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड वैल्यू मतलब सपोज 50 लाख रुपए ले रहे हैं आप तीनों स्टेट के लिए, अब इसमें ये नहीं बता रखा कि राजस्थान के लिए कितने ले रहे हैं, गुजरात के लिए कितने ले रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए, तो इस 50 लाख को किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी का एरिया है उस रेशियो में बांटा जाएगा इस 50 लाख को, उसके अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज होगा। इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लाई एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई इन डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द immovable प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इज कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ एरिया ऑफ immovable प्रॉपर्टी। एरिया देखा जाएगा उस immovable प्रॉपर्टी का, उस रेशियो में इस 50 लाख को बांटा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट, what would be the place of supply of service provided by event management company for organizing a sporting event for a sport federation which is held in multiple states। अभी आपने पढ़ा था कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है तो जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जीएसटी चार्ज करेगी। मल्टीपल स्टेट में हो रहा है तो मल्टीपल स्टेट्स ही प्लेस ऑफ सप्लाई माने जाएंगे। पढ़ लेते हैं। इन केस एन इवेंट इफ द रिसिपिएंट इज सर्विस रजिस्टर्ड, हाँ रजिस्टर्ड है सामने वाला जिसके पास खुद जीएसटी नंबर है, तब तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी लोकेशन देखी जाएगी, रिसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी। हाउएवर द रिसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर उसके पास जीएसटी नहीं है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर इवेंट इज हेल्ड, तो जहाँ पे वो इवेंट हो रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। What is the place of supply of service by way of transportation of goods including mail, courier when both the supplier and the recipient of service are located in India। आप कोरियर के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, मेल के थ्रू कोई पार्सल गुड्स भिजवा रहे हैं इधर से उधर, तो अभी आपने पढ़ा था अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी, और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो जहाँ वो गुड्स हैंड ओवर करेगा, जहाँ पे वो गुड्स सौंपेगा सामान को ले जाने के लिए, वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। What will be the place of supply of passenger transport service if a person travel from Mumbai to Delhi and back to Mumbai। अभी बताया था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो जहाँ से आप यात्रा शुरू करेंगे पहली बार जब उस प्लेन में चढ़ेंगे वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो 2 टिकट भले 1 टिकट लिया हो आने जाने के लिए या सेपरेट टिकट लिए हो उससे मतलब नहीं है। पहले तो आप मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो आपके यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई पहले टिकट के लिए मुंबई माना जाएगा, फिर आप वापस दिल्ली से मुंबई आएंगे तो दूसरी बार के लिए दिल्ली माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, सेपरेट ट्रीट किया जाएगा आने जाने की जर्नी को। What is the place of supply for mobile connection? Can it be the location of supply? आपने पढ़ा था अगर आप मोबाइल कनेक्शन लगवा रहे हैं, अगर पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन ले रहे हैं तब तो एड्रेस होता ही है मोबाइल कंपनी के पास, तो आपकी लोकेशन देखी जाएगी। और अगर अनरजिस्टर्ड है, ऑन रिकॉर्ड आपका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, जैसे प्रीपेड वाउचर वगैरह के केस में, तो आपने पढ़ा था रिसिपिएंट की लोकेशन, आपने ये पढ़ा था फिर जहाँ से वो वाउचर बेचे जा रहे हैं, जहाँ से वो प्रीपेड वाउचर दिए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाएगा।
तो ये आपने इसमें इस पूछा गया कैन इट बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर। हाँ, लोकेशन सप्लायर की लोकेशन भी हो सकती है। अगर सामने वाले का एड्रेस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जहाँ से आप बेच रहे हैं वही आपकी सप्लायर की प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अ पर्सन फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड टेक सम सर्विसेज फ्रॉम ICICI बैंक से लेता है मनाली में, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी आपने पढ़ा था अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज आप ले रहे हैं, कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आप ले रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड आपका एड्रेस होता ही है बैंक के पास या ब्रोकर के पास, तो आपका एड्रेस उसके पास में है तो आपकी रेसिपिएंट की लोकेशन देखी जाएगी। पर अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है ऑन रिकॉर्ड तो फिर जहाँ पे सर्विस दी जा रही है वही देखा जाएगा। तो आपका एड्रेस नहीं है उस पर्सन का, अगर आप लिखेंगे मुंबई वाले का, अगर एड्रेस ICICI बैंक के पास नहीं है तब तो कुल्लू मनाली माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एड्रेस अवेलेबल है मुंबई का बंदा है तो मुंबई माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। An unregistered person from Gurgaon travel by Air India flight from Mumbai, ठीक है, to Delhi and get his travel insurance done in Mumbai. What is the place of supply insurance service? आपने पढ़ा था जब भी कोई इंश्योरेंस सर्विसेज लेता है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं इंश्योरेंस सर्विस, तब तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी, और अगर अनरजिस्टर्ड को भी दे रहे हैं इंश्योरेंस सर्विस तो उसका एड्रेस अवेलेबल होता है। ऐसा थोड़ी बिना एड्रेस के इंश्योरेंस सर्विस से मिल जाती है। आपके पास एड्रेस होगा तो वो पर्सन कहाँ का रहने वाला है, गुड़गांव का रहने वाला है, राइट, साफ साफ लिखा हुआ है पर्सन गुड़गांव का है, तो एड्रेस अवेलेबल होगा। इंश्योरेंस जब पॉलिसी देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास तो गुड़गांव माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। भले ही वो मुंबई से चढ़ रहा है फ्लाइट में दिल्ली के लिए, पर प्लेस ऑफ इंश्योरेंस सर्विस के केस में आपने पढ़ लिया अगर रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड बंदे को दे रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन देखी जाएगी, और अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी के पास एड्रेस होता है तो एड्रेस गुड़गांव का ही होगा, वो बंदा गुड़गांव का है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, गुड़गांव माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर इंपॉर्टेंट था, इसमें आप पीछे के क्वेश्चंस भी कर लेंगे रिवाइज, तो काफ़ी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, इसके बाद अगला एग्जाम्शन। अगर आपका कोई डाउट है स्पेसिफिकली तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।